हेलो फ्रेंड्स। टुडे वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बिन के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कार्बिन के इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन के ऊपर होगा। तो लेट्स स्टार्ट। कार्बिन क्या होती है? जो कार्बिन्स होती है वो एक न्यूट्रल स्पीसीज होती है जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, या फिर हम लोग ये कहें कि ये जो होती है दे कंटेन टू बॉन्ड, ये दो बॉन्ड्स को कंटेन करती है और दो ही इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करती है। टोटल ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पाई जाती हैं। एक बॉन्ड होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरा बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितने हो गए 2 2 और +2, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। कार्बिन जो होती है वो भी एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट का पार्ट होता है। जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम पे भी कार्बिन की फॉर्मेशन होती है। टाइप्स ऑफ कार्बिन की बात करें तो कार्बिन जनरली जो कार्बिन होती है अपने पास की कार्बिन है जिसके ऊपर ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और साथ ही साथ 2 बॉन्ड्स पाए जाते हैं, ऐसे स्पीसीज को हम लोग कार्बिन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बिन की बात करें तो कार्बिन मेनली 2 टाइप की होती है। फर्स्ट ऑफ इज द सिंगलेट कार्बिन, सेकेंड वन इज द ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन में क्या डिफरेंस होता है? कार्बन जो होता है वो कंटेन करता है किन्हीं दो ग्रुप्स को कंटेन करता है। लाइक वो सेम ग्रुप भी हो सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप भी हो सकते हैं, मतलब 2 बॉन्ड्स होते हैं और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और होते हैं। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं तो वो हमारे पास सिंगलेट कार्बिन होती है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम में प्रेजेंट ना होके डिफरेंट ऑर्बिटल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसी कार्बिन को हम लोग ट्रिपलेट कार्बिन बोलते हैं। कि जो बोथ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स सेम ऑर्बिटल में अगर प्रेजेंट होंगे तो वो हमारे पास होगी सिंगलेट कार्बिन। मतलब ये हमारे पास कार्बन है, इसके साथ ये 2 कोई बॉन्डिंग वाले ग्रुप है, यहाँ पे ये ऑर्बिटल्स हैं। ये जो ऑर्बिटल है ये वैकेंट्स ऑर्बिटल होगी और एक ऑर्बिटल ऐसी होती है जहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। ऐसी कार्बिन को हम लोग बोलते हैं सिंगलेट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन में क्या होता है कि ये अपने पास कार्बन है, 2 बॉन्ड हो गए इसके पास, कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये प्रेजेंट हो गए, मतलब वैकेंट वाली जो ऑर्बिटल है उसमें भी हो गए और जो ऑर्बिटल है उसमें भी, मीन्स बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हो गए डिफरेंट ऑर्बिटल में। सिंगलेट के अंदर क्या होते हैं कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे सेम ऑर्बिटल में, और ट्रिपलेट में बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट होंगे डिफरेंट ऑर्बिटल में। अब बात आती है कि ये दोनों ऑर्बिटल्स, अभी जैसे कि ये जो दोनों स्पिन्स हैं ये सेम होंगी या फिर ये पैरेलल होंगे, तो एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो वो होंगे एंटी पैरेलल। मीन्स उनका नेचर भी डिफरेंट होगा, तो ये एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे, इसलिए रिपेल करने के कारण ये लेस स्टेबल भी होंगे। इसमें क्या होगा कि बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट होंगे डिफरेंट ऑर्बिटल में होंगे, जिसके कारण ये सेम नेचर के भी होंगे और साथ ही साथ ये इनकी जो स्पिन होगी ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर दोनों की स्पिन अगर अपवर्ड है तो इसकी स्पिन भी अपवर्ड होगी, अगर इसकी स्पिन अपवर्ड है तो इसकी स्पिन भी अपवर्ड मिलेगी, अगर इसकी डाउनवर्ड है तो इसकी भी डाउनवर्ड स्पिन ही मिलेगी। अब बात आती है कि हमने इन दोनों कार्बिन को किस बिहाफ पे ये कहा है कि ये सिंगलेट इन नेचर की है और ये वाली जो है ट्रिपलेट इन नेचर की है। किस बिहाफ पे की कहा है तो उसके लिए हम लोग निकालेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी को। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s + 1। s मतलब यहाँ पे स्पिन का नेचर क्या है, अगर वो पैरेलल है तो पैरेलल के लिए हमें पता है कि हम लोग 1 + 2 + 1 + 2 -1 + 2 ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे अपने पास कार्बिन के अंदर क्या है कि दोनों की दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो एक दूसरे से एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल होने के कारण 1 इज द पॉजिटिव हाफ, एक स्पिन का हाफ नंबर होता है, तो +1/2 और -1/2 क्या हो गया, इन दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो इनका जो एडिशन होगा वो कितना आएगा 0। तो मीन्स 2 और s की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 0, तो 2 × में 0 कितना हुआ 0 + में 1, तो इसका नंबर कितना आया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी में सिंगलेट कार्बिन का 1 आता है तो इसलिए 1 को नाम क्या देते हैं सिंगलेट। स्पिन मल्टीप्लिसिटी में 1 नंबर आना क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो सिंगलेट है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी में
दोनों की दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो पैरेलल है, तो पैरेलल होने के कारण +1/2 प्लस में +1/2 ऐसे हम इसको लिखेंगे, जिसके कारण क्या होगा, दोनों का एडिशन होगा तो नंबर आएगा 1। तो 2 इंटू में 1 मीन्स हम इनको ये कह सकते हैं 2 इंटू में 1 प्लस में 1, तो क्या होगा 2 और प्लस में 1 कितना हो गया 3। स्पिन मल्टीप्लिसिटी में 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है ट्रिपलेट को, इसलिए ये वाली कार्बन ट्रिपलेट है। और अब बात करते हैं इनके पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर में। अगर आपकी स्पिन अगर एक ही ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, ठीक है, एक ही ऑर्बिटल्स में 2 स्पिन्स प्रेजेंट है, तो वो कैसे नेचर के होते हैं, डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। बट दोनों स्पिन्स इसमें कैसी हैं, अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड होने के कारण कैसा है, ट्रिपलेट जो कार्बिन है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है, सिंगलेट जो कार्बिन है वो डायमैग्नेटिक नेचर का है, इसलिए ये कोई कलर जो है वो शो नहीं करता है। ये कलर भी शो कर सकता है, ये वाला जो होता है डायमैग्नेटिक नेचर का है और ये वाला पैरामैग्नेटिक नेचर का है। इसलिए जो सिंगलेट कार्बिन होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस इनएक्टिव बोलते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो अपने पास सिंगलेट कार्बिन है उसको हम ESR इनएक्टिव भी बोलते हैं, और जो अपने पास ट्रिपलेट कार्बिन होती है इसको हम इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस एक्टिव बोलते हैं। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन के बारे में। तो ये अपने पास है सिंगलेट कार्बिन और ये वाली अपने पास है ट्रिपलेट कार्बिन। दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं सेम ऑर्बिटल में, इसलिए दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रेजेंट है सेम ऑर्बिटल में, ठीक है। अब बात आती है कि दे आर डिफरेंट इन नेचर। सेम ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं सेम ऑर्बिटल में, बट दोनों के दोनों डिफरेंट इन नेचर के हैं। डिफरेंट नेचर होने के कारण ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। स्टेबिलिटी अगर एक दूसरे को रिपेल कोई कब करता है, जब उसमें हाई एनर्जी होगी, हाई एनर्जी वाला जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। ट्रिपलेट के अंदर क्या है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, जिसके कारण इनमें कोई रिपेल नहीं होगा, नो रिपेलेंट, इनमें कोई रिपेल नहीं होगा, कोई रिपल्सन नहीं होगा, तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी, एनर्जी जो होगी वो डाउन होगी। इसलिए ये जो ट्रिपलेट कार्बिन है ये ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू लेस रिपल्सन के कारण। ये एक दूसरे को, सिंगलेट कार्बिन में एक दूसरे को रिपेल करते हैं एक ऑर्बिटल में होने के कारण, और दोनों का नेचर भी डिफरेंट हो गया, एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं। ज़्यादा रिपल्सन होने के कारण ये इसकी स्टेबिलिटी, सिंगलेट कार्बिन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और ट्रिपलेट की जो लेस रिपल्सन के कारण जो ट्रिपलेट कार्बिन है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। किसके होता है, जो स्टेबिलिटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पाया जाता है एनर्जी के। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी स्टेबिलिटी उतनी डिक्रीज होगी, जितनी कम एनर्जी होगी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो सो दैट रिपल्सन के बिहाफ पे अपना जो सिंगलेट कार्बिन है वो लेस स्टेबल होता है देन ट्रिपलेट कार्बिन से। किस कार्बिन से, ट्रिपलेट कार्बिन से। अब बात आती है दूसरे नेचर की। दूसरे नेचर की क्या है, मैंने इस कार्बिन पे दोनों के दोनों जो बॉन्डिंग ग्रुप हैं, बॉन्डिंग ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी। अगर मैंने कार्बिन पे, अगर इस एक R ग्रुप को मैं रिपेल करके यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप लगा दूँ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता है, लाइक द ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऐसे किसी ग्रुप को लगा दूं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन के ऊपर। नेक्स्ट कहता है ये अपने पास है सिंगलेट कार्बिन। सबसे पहले मैंने एक R ग्रुप को रिपेल करके यहाँ पे OH हाइड्रोक्सी ग्रुप को लगा दिया, और सबसे पहले मैं एग्जांपल लेती हूँ सिंगलेट कार्बिन में। तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इस कार्बिन की जो वैकेंट, ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ऑक्सीजन का नेचर होता है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है इस वैकेंट ऑर्बिटल को, और इस प्रोसेस को बोला जाता है बैक बॉन्डिंग। मतलब ये बैक बॉन्डिंग बना सकता है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है जिससे ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा इस वैकेंट ऑर्बिटल को। ऐसे प्रोसेस को हम लोग बैक बॉन्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे
या सिंगलेट कार्बिन के अंदर, तो हम ये यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि जो ऑक्सीजन है वो कंटेन किए हुए हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंटेन, और सिंगलेट कार्बिन के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होने के कारण क्या है कि जो सिंगलेट कार्बिन है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, बैक बॉन्डिंग जहाँ पे होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब सेकंड पॉइंट आता है, अगर मैं इस OH ग्रुप को अगर ट्रिपलेट कार्बिन में लगा दूँ तो स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मैंने एक R ग्रुप को रिप्लेस करके वहाँ पे OH ग्रुप को लगा दिया, तो ऑक्सीजन ने यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन किए हुए हैं, बट ऑक्सीजन अब अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे डोनेट करें, क्योंकि सिंगलेट के अंदर तो वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट थी, बट यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है तो इसमें बैक बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिससे ट्रिपलेट कार्बिन की जो स्टेबिलिटी है बैक बॉन्डिंग के बिहाफ पे वो कम होगी। मतलब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें कोई वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट ही नहीं है। ऑक्सीजन ने कंटेन किया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक जैसे कि जो अमोनिया है NHR ग्रुप हो गया, NR ग्रुप हो गए, ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जो लोन पेयर को कंटेन करते हैं। अगर यहाँ पे ऐसे ग्रुप लगे होते हैं किसी अल्काइल ग्रुप की जगह, तो वहाँ पे ट्रिपलेट कंडीशन में बैक बॉन्डिंग जो होती है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो ट्रिपलेट होता है वो लेस स्टेबल होता है। अगर जैसे कि कार्बिन के ऊपर अगर हम लोग लोन पेयर जैसे कि ऐसे ग्रुप को अटैच कर दे जो लोन पेयर को कंटेन करता है, तो उसके बिहाफ पे अपना सिंगलेट जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन ट्रिपलेट वाले कार्बिन से। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। अब बैक बॉन्डिंग जितना ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगा स्टेबिलिटी भी उतना ज़्यादा होगा। और बैक बॉन्डिंग किस में सबसे ज़्यादा होता है, सिंगलेट के अंदर। क्यों होता है सिंगलेट में बैक बॉन्डिंग ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर वैकेंट्स ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती हैं। अब हम कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, VIP क्वेश्चन जिनको बोलते हैं, जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये है कार्बिन, इस कार्बिन के पास दो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनकी जगह हमने लगा दिया इस पूरे के अंदर हैलोजन फैमिली को। सबसे पहले F2, Cl2, Br2 और Ci2। तो यहाँ पे देखो क्या कहता है कि जो फ्लोरीन होता है इसका सबसे स्मॉल साइज होता है एज कंपेयर टू अदर हेलोजन से। आयोडीन जो होता है उसका लार्ज साइज होता है। ठीक है, अब दूसरा बात ये आता है कि जो साइज ऑफ ऑर्बिटल है जिसका जितना ज़्यादा इस कार्बन से मैच होगा उसका उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो जो कार्बन है उसकी ऑर्बिटल होती है 2p, तो फ्लोरीन की भी ऑर्बिटल्स कितनी होती है 2p, इसकी कितनी होती है 2p, इसकी कितनी होती है 3p, 2p 4p, 2p 5p। तो देखो 2p ऑर्बिटल का साइज एक दूसरे से मैच करता है, इसलिए ये वाला जो होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दिस एंड दिस। सबसे कम स्टेबल जो होता है वो Ci2 होता है, क्योंकि इसका ऑर्बिटल का साइज भी बड़ा हो गया और वैसे भी इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो साइज ऑफ ऑर्बिटल जितना ज़्यादा मैच होता है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, इस CF2 कार्बिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला। इसमें कहता है कि ये अपने पास है कार्बिन और ये वाली कार्बिन है अपने पास, फर्स्ट कार्बिन है, सेकंड कार्बिन है और थर्ड कार्बिन है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बिन कौन सी होगी, ठीक है, हमें ये बताना है। तो देखो ये वाली कार्बिन जो है अपने पास सिंपल वाली ये कार्बिन है, ठीक है, सिंपल वाली कार्बिन है। ठीक है, इस वाली कार्बिन में क्या है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है जिससे ये इसको डोनेट कर सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। इस वाले कार्बिन के अंदर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने के कारण ये वाला नाइट्रोजन भी अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, ये वाला नाइट्रोजन भी अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, C वाली कार्बिन, फिर उसके बाद B वाली कार्बिन स्टेबल होगी। सबसे कम स्टेबल कौन सी कार्बिन होगी, A कार्बिन होगी। कि कार्बिन के पास अगर कोई लोन पेयर वाला ग्रुप भी अगर अटैच होता है उस कंडीशन में
उस कार्बिन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जो कि हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था हाइड्रोक्सी ग्रुप के अटैच होने से। अब आगे हम लोग एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, जिसमें थर्ड क्वेश्चन है अपना। थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि ये अपने पास वेरी सिंपल कार्बिन है, कोई लोन पेयर वाला ग्रुप अटैच नहीं है। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीजन है, इसके पास भी लोन पेयर अवेलेबल है, जिसमें एक ऑक्सीजन अटैच हो गया यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे इस कार्बिन के पास एक नाइट्रोजन अवेलेबल है, इस कार्बिन के पास एक ऑक्सीजन अवेलेबल है, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर अवेलेबल है और इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर अवेलेबल है। यहाँ पे जो कार्बिन है, सॉरी ये कार्बिन बनाना भूल के, ये जो कार्बिन है इसके पास दो ऑक्सीजन ग्रुप अटैच हैं, जिन्होंने दो लोन पेयर को कंटेन किया। इसके पास एक लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर हो गया। अच्छा, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है कार्बिन पे? ये वाला कार्बिन है, इसके पास एक नाइट्रोजन अवेलेबल है और इस कार्बिन पे पास भी एक नाइट्रोजन, मतलब दो नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर अवेलेबल हो गए। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तो एक कॉमन सा पॉइंट है, वन ऑक्सीजन अटैच है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है, ये तो सबसे लास्ट में स्टेबल होगा, सबसे लास्ट में नंबर जाएगा इसका। एक ऑक्सीजन है, वन लोन पेयर, इसमें वन नाइट्रोजन, इसका भी एक लोन पेयर, दो ऑक्सीजन है, टू ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है, तो इसके पास भी इसके पास, इस कार्बिन के पास कितने लोन पेयर अवेलेबल हो गए? टू लोन पेयर अवेलेबल हो गए। इस वाली कार्बिन के पास दो नाइट्रोजन है, तो दो लोन पेयर अवेलेबल हो गए, टू नाइट्रोजन, टू लोन पेयर। अब इनका इफेक्ट क्या होता है कार्बिन के ऊपर, क्या इफेक्ट इनका पड़ता है? देखो, एक करैक्टर होता है FON, जिसके बिहाफ पे सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन होता है? सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी लेस टेंडेंसी होती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। तो जो नाइट्रोजन्स होता है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ईजिली डोनेट कर देता है, ईजिली डोनेट कर देगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला का इन दोनों कार्बिन के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा ये वाला कार्बिन स्टेबल होगा, ये वाला कार्बिन ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू ऑक्सीजन, जिसके बिहाफ पे नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को इजीली डोनेट कर देगा। इस कार्बिन के बिहाफ पे जो ये वाला जो ऑक्सीजन है, इनमें भी यही सेम रीज़न होगा कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इजीली डोनेट कर देगा कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑक्सीजन का ज़्यादा है। तो ये वाली कार्बिन ज़्यादा स्टेबल होगी, फिर इन सबसे कम स्टेबल होगी ये वाली कार्बिन। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा फिफ्थ, फिर फोर्थ, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो ये होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन